चलो यहां देखो, तो हम लोग इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और कौन फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को ग्राफ पर दिखाएंगे, है कि नहीं। ग्राफ कैसे है, ध्यान सुनना पहले यहाँ पर। जैसे कि इस एक्स एक्सिस पर मान लो कि हम जो बल नहीं लगा रहे थे उबला हुआ, और इस एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर कौन हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। ये हुआ जो हम बल लगा रहे हैं वस्तु पर, आई वाला कौन फोर्स हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम शुरू में क्या देखे थे, शुरू में हम देखे कि हम अगर बल नहीं लगा रहे हैं, हम बल कितना लगा रहे हैं, 0, तो फ्रिक्शन का मान भी कितना था, यहाँ बिंदु देंगे, है कि नहीं। ये पहला फिगर वाला हुआ कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, आगे का फोर्स भी 0 तो पीछे फ्रिक्शन भी 0। अब आप फोर्स लगाए मान लिया 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, 3 तो 2.5 तो 2.5, 3.25, 3.25, 4 तो 4, ऐसे होते थे कि नहीं। अब तो बताओ कि ई वाला 2 तो ई वाला भी, ये 3 तो ये भी, ये 4 तो ये भी, इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, बीचों बीच, बीचों बीच नहीं जाएगा। समझना कि नहीं पहले बात, अगर इधर 4 तो यहाँ भी कितना 4 आएगा, इस 4 के सामने कितना चाहेंगे ऊपर, 4 है, 5 के सामने, इसका मतलब क्या डिग्री होले, नहीं होले, तब ना एफ और एफ बराबर कर लेते हैं। ऐसी होते जा रहा है भाई, इसलिए इस फ्रिक्शन को हम लोग कौन फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक और फ्रिक्शन चल रहा है, ऐसी करते 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 15 दिन धक्का दिया था। अब मान लिया आ गए हम 15 न्यूटन पर, क्या न्यूटन पर, हाँ 0 न्यूटन से बल लगाते लगाते कहाँ पहुंच गए हम, मान लो 15 के सामने पहुंच गए, तो 15 पर तो वस्तु क्या हुआ, हिला। तो हम समझ गए कि ई सामने जो फ्रिक्शन काम कर रहा ई कहलाएगा एफएस मैक्स। क्या कहलाएगा, एफएस मैक्स। ये सब कौन फ्रिक्शन है, स्टैटिक। एफएस मैक्स से नीचे वाला सब क्या कहलाएगा, स्टैटिक। एफएस मैक्स क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन वाली, अगर यहाँ 15 न्यूटन, यहाँ भी कितना होगा, इस सामने होगा 15 न्यूटन, सही कि नहीं। जितना बल आप लगा रहे हैं उतना ही बल यहाँ भी लग रहा होगा। लेकिन जैसे आप 15 से क्या करेंगे आगे, 15.5, 16, 17, 20, तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। इसीलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा क्या हो गया, ये घट गया, और घटला के बाद फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लाइन चल रहा है इसका नाम क्या है, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स मैक्सिमम से नीचे है ना काइनेटिक, एफ एक्स मैक्सिमम लाइन से नीचे ना है काइनेटिक, यहाँ पर है काइनेटिक, सही कि नहीं। इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान सबसे ज्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान उससे क्या होता है, कम। तो तुम बताओ कि इस कहानी में फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 0। अरे इस पूरे कहानी में तुम देखो फ्रिक्शन का मान 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, एफएस मैक्स तक गया कि नहीं। उसके बाद और क्या हो गया, घटा हल्का सा, उसके बाद फिर स्थिर हो गया। तो बताओ सबसे कम कितना था, इस पूरे कहानी में फ्रिक्शन का सबसे कम मान कितना है, और सबसे ज्यादा मान कितना है, एफएस मैक्स, है कि नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन का मान इतना इतना के बीच में ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स का मान हमेशा 0 से लेके एफएक्स मैक्स के बीच में ही होगा, माने 0 से लेके एफएक्स मैक्स तक होगा, 0 से लेकर के एफएस मैक्स तक होगा। इससे ज्यादा इससे कम भी नहीं होगा, समझ आया कि नहीं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कौन चीज, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। पहले मैंने से कौन कौन बोला, एगो तो पढ़ लिए हम लोग कौन फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा, हाँ तो ये हो गया स्टैटिक, दूसरा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा हो गया हम लोग का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब कहा गया था, जब एक वस्तु दूसरा वस्तु की सतह पर रिलेटिव मोशन में था कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में था, हाँ चल नहीं रहा था, चलने की कोशिश में था, नहीं उसमें क्या कहलाता है, स्टैटिक। और जब टेंस टू मोशन में हो तो लिमिटिंग, हाँ चलने वाला है, चलने
और जब मोशन में हो तो काइनेटिक, मोशन में हो तो काइनेटिक, चलने वाला हो तो लिमिटिंग। अब बल लगा रहे हैं चल नहीं रहा है तो स्टैटिक। तो हमने लिखा था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि हाँ लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स, इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स acting between contact surfaces of two body, contact surfaces of two body when one body is at rest। रेस्ट का मतलब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रेस्ट का मतलब वो बोला रेस्ट नहीं कि बस तू रखा है, हम बले नहीं लगा रहे हैं, अनु क्या है रेस्ट में, और उसमें घर्षण काम करता है, काम नहीं करेगा। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन लेते हैं ब्रैकेट में, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। समझ लो पहले क्या लिखे, It is defined as friction force acting between contact surfaces of two body। तो बात पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच ही काम करते हैं, लेकिन तब वो फ्रिक्शन फोर्स का नाम स्टैटिक कहा जाएगा जब एक वस्तु रेस्ट में हो दूसरे वस्तु के सतह पर, चले नहीं, बस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में हो, चलना नहीं चाहिए। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो हम ये बात बता दें। देखो इतना बात हम लिखेंगे नहीं बार बार, एक बात फिर यहाँ लिखाएगा कि इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, है कि नहीं, कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ टू बॉडी व्हेन वन बॉडी इज इन जस्ट टेंस टू मूव पोजीशन, इज इन जस्ट टेंस टू मूव पोजीशन, चलने की स्थिति में हो, चलने की स्थिति में हो, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक वस्तु दूसरा वस्तु की सतह पर चलने वाला हो, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में फिर वही बात लिखाएगा, इट इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ टू बॉडी व्हेन वन बॉडी मूव्स या इन मोशन on the surface of another body, on the surface of another body। बस में आया कि नहीं, बस ये परिभाषा वही जो बोले उसी को लिख दिया थोड़ा सा। मैं नीचे वाली बात पर ध्यान देना है, इसमें क्या होता है रेस्ट, इसमें क्या होता है टेंस टू मूव, टेंस टू, इसमें क्या होता है मूव, उसमें मूव करता है, इसमें टेंस टू मूव, इसमें क्या होता है रेस्ट। तो अगर एक बॉडी दूसरा बॉडी पर है और रेस्ट में है, बल लगा रहे रेस्ट में, तो जो फ्रिक्शन काम करे उसका नाम हुआ स्टैटिक। और एक बॉडी पर मान लिया कि चलने के हालात में आ गया, तो उस समय जो काम करेगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग, और अगर चलते वक्त लगेगा फ्रिक्शन तो क्या बोलेंगे काइनेटिक। अब मेन पॉइंट इसका ये तो होगा कि हमारे तीन तरह का होता है। अब इसका वैल्यू, तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला नहीं होता है। वो तो आप किसी बॉडी पर 5 न्यूटन बल आके लगा रहे हैं, बॉडी नहीं चला, बल फ्रिक्शन बराबर 5, इसलिए हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बराबर लिखा देते हैं कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड। हाँ मैंने आप जितना बल लगा रहे हैं, जितना बल आप लगा रहे हैं, या बोलो जितना बल आगे की ओर लग रहा है, जितना बल किसी वस्तु पर आगे की ओर लग रहा है, आगे की ओर बल लग रहा है, फिर वस्तु चल नहीं रहा है, तो समझ जाना कि पीछे फ्रिक्शन का मान भी उतना ही होगा जितना फोर्स आगे लग रहा है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि वस्तु पर कितना आगे की ओर बल लग रहा है, जितना बल आगे लग रहा है समझना वही फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है पीछे। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है, लिमिटिंग का फार्मूला होता है म्यू एस एन। क्या होता है फार्मूला, म्यू एस एन होता है फार्मूला। म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका नाम है म्यू एस का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में से बोलते हैं विराम घर्षण गुणांक, विराम घर्षण
गुणांक बोलते हैं इसे, विराम घर्षण गुणांक बोलते हैं। ई मान क्वेश्चन में देल रहेगा, म्यूएस का मान हमें निकालने का जरूरत, ई मान क्वेश्चन में देल रहता है। अगर किसी ने क्वेश्चन में मतलब कि पूछ ही दे कि म्यूएस का मान क्या है, तो हम एक सिंपल आपको एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, मान लो कि एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान कई किलो है, 10 किलो। एक वस्तु का द्रव्यमान कई किलो है, 10 किलो। तो 10 किलो का वेट कितना होगा, 100 न्यूटन। कितना होगा, 100 न्यूटन। और हुआ mg, इस पर वो बल काम कौन करता होगा, नॉर्मल। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल का मान कितना हुआ, 100 न्यूटन। हुआ कि नहीं हुआ। एक 10 किलोग्राम का वस्तु है, किसी सतह पर रखा हुआ है, तो 10 किलोग्राम का अपना जो भार होता है, वेट कितना होगा, 100 न्यूटन। 10 गुना जी 100 न्यूटन। और एक बल क्या लगता है इस पर, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एन का मान कितना हुआ, 100। अब हम क्या करेंगे कि पीछे से इस पर बल लगाएंगे, पीछे से बल लेकिन लगाएंगे ना, तो इस ये जो वस्तु है उसके पीछे में एक मशीन लगा दिया जाता है कि जिस पर हम बल लगाएं तो रीडिंग बताए कि कितना बल लग रहा है। तो मान लो कि इस जो ब्लॉक है इसके पीछे वाली दीवार पर एक मशीन लगा दिए और उसी पर हम बल लगा रहे हैं। तो जैसे हम बल लगाएंगे तो मशीन अपना रीडिंग करेगा कि कितना बल आप लगा रहे हैं। बल लगाते गए लगाते गए लगाते गए, पता चला कि जब हम कितना बल लगाए, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन बल जब इधर से लगाया गया, तब वस्तु चलने को तैयार है। ये समझे, हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बस में कि नहीं। एक 10 किलो का वस्तु रोड़ा सतह पर रख दिए हम, और हम समझ रहे हैं कि 10 किलो का वस्तु का रोड़ा सतह पर रखा हुआ है, इसका मतलब एन का मान कितना है, 100 है। अब हम पीछे से बल लगा रहे हैं, अब बल अपने से लगे भी तो पता चलता कितना बल लगे नहीं। इसलिए समझ लो कि यहाँ पर कुछ मशीन वैसा है लगा हुआ जिस पर किस थ्रू आप बल लगा रहे हैं, है कि नहीं। आप मशीने पर बल लगाते हैं, हमें अब मशीने आकर पर रख ले है तो उसी पर बल लगेगा। हाँ, तो आप बल लगाए, मशीन आपको पता कितना न्यूटन, 80 न्यूटन। उस समय जब वस्तु क्या हुआ था, हल्का हिला ला कि अब चल जाएगा, तो हम समझ गए कि इस जमीन का मैक्सिमम क्वालिटी जो है रोकने का, एफएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, बराबर 80। समझ गए ना। ऐसे समझ लिया जाता है कि एफएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 80, क्योंकि 80 न्यूटन पर वस्तु चलने को तैयार हुआ। इससे जमीन में कितना रुखड़ापन है ये निकाला जाता है, जिसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि 80/100। म्यू एस बराबर एफ मैक्सिमम बटा एन, नहीं बोले म्यू एस बराबर के लिए एफ मैक्सिमम बटा एन। एफ मैक्सिमम का मतलब जितना पर वस्तु चलने को, तो कितना पर चलने को तैयार हुआ, 80 पर। एन का मान कितना है, इस तरह से म्यू एस का मान आ गया 0.8। हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसे बताए हैं कि इस तरह से किसी क्वालिटी जमीन का जो क्वालिटी है, म्यू एस का वैल्यू है, ऐसे निकाला जाता है। सही कि नहीं। ये डाटा हम लोग वैसे कि हमको किसी जमीन का, मान लो हम लोग जहां पर खड़ा उसी जमीन का हमको निकालना है कि म्यू एस का क्या वैल्यू है। कोई को ब्लॉक रख दो इस पर, आप पीछे से बल लगाओ, जितना बल पर वस्तु चलने को तैयार हो जाए, उगला बल ऊपर लिखो, अब बटा उसका नॉर्मल रिएक्शन। अभी चूंकि सिंगल बॉडी रखा हुआ है, n बराबर mg होता है, n बराबर mg का मान 100 दिए, आगे कितना 0.8। हम समझ गए कि इस जमीन का जो म्यू एस का वैल्यू है कितना है, 0.8 है, 0.8 है। लेकिन हमको एक काम नहीं करना पड़ेगा, हम आपको एग्जांपल लेके बताए। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि देले रहेगा कि म्यू एस का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देले, समझो तुमको समझो दे दिया गया है कि म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.8। अकाई किलो का वस्तु है, तुम बताओ बिना बल लगाए ले अपने से बताओ मुझमानी कि कई न्यूटन में चलने लगी तैयार होगा। तो लगाएंगे फॉर्मूला कि 0.8 गुने 100, 80, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में आपको म्यू एस का वैल्यू देगा 0.8 देल रहेगा। अब वस्तु का द्रव्यमान बताया हुआ रहेगा कि कई किलो का वस्तु है, 10 किलो का। हम समझ गए कि 10 किलो का वस्तु मतलब n बराबर 100। अब क्वेश्चन में म्यू एस का मान दिए दिया 0.8 गुने 100 बराबर 80। तो इस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इस फार्मूला से क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं, कैच करते हैं कि कितना फ्रिक्शन बल पर वस्तु चलने को तैयार हो जाएगा। सही कि नहीं। अब मान को क्वेश्चन में म्यू का मान दे लो 0.8 और 10 किलो के वस्तु रखा ले, तो समझ गया तुम कि 80 के बिना चलने वाला। कोई लगा दिया आगे 40 न्यूटन, तुमसे पूछा कि चलेगा, बोले नहीं, क्योंकि मैंने पता चल गया 0.8 गुने 100 करके कि बिना 80 पहले चलने वाला। अलग कितना मान लिया जाए, 40 से लगा रहा है कोई, 50 से लगा रहा है कोई, वस्तु चलता है, हम समझ गए बड़ी चले बोलेगा। अब तुम सुना फिर से बात, मान लो तुमको म्यू एस का मान 0.8 दे रहा है, आई एस का 10 किलो के वस्तु, तो तुम क्या पता कर लिया, एफ मैक्स पता कर लिया 80 न्यूटन। हम बोल रहे हैं कितना बल लगल है, 40 न्यूटन। कितना बल लगाए हैं तो वस्तु चलेगा,
हम पूछेंगे कि 0.8 म्यूएस वाला सतह पर 10 किलो का वस्तु रख करके हम 40 न्यूटन बल आगे लगाएं, वस्तु चलेगा? तो बताओ घर्षण कितना काम करेगा? बोले 40 से। अगर आप बल लगाए नहीं चला तो घर्षण का मान वही बोलना जितना आगे बल, बुझाया कि नहीं? अगर हम लगाए 50 न्यूटन तो आंसर बोलना है 50 से। ऐसा कब तक बोलना है? 80 तक। कब तक बोलना है ऐसा? 80 के पहले हिले वाला ही नहीं है। बात समझ आया कि नहीं? अब हम आप लगा दिया 80 से ज्यादा। इसी क्वेश्चन के बारे में सोचो, हम क्या लगा दिए 80 से, तो घर्षण का मान अब तो वस्तु क्या होगा? चलेगा। और हम बताएं कि अब थोड़ा सा मनवा की हो जाएगा, कम जाएगा। तो जब चलने वाला हालात रहेगा तो उसको तेपके बोलते हैं ना। तेपके का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के एन। क्या होता है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक, युवा विराम घर्षण गुणांक। ये क्या है हमारा? गतिज घर्षण गुणांक, म्यू के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, म्यू के का मान म्यू से क्या होता है? कम। बताए ना कि जमीन में रुखरापन उस समय ज्यादा काम करता है जब वस्तु चलने को। आपने बताया कि बस वाला कहानी बताए थे कि जब वस्तु चल गया तो 15 आदमी में बस चला था। बस चलने के बाद देखिए जब थोड़ा सा स्पीड धर लिया, 2-3 आदमी भागी हो गया तो कम ही आदमी बस को लेकर के। इसका मतलब घर्षण है उतना विरोध। इसका मतलब म्यू से म्यू का वैल्यू क्या है? थोड़ा कम है कि नहीं? अब इस बात को थोड़ा और अच्छा ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा तुमको। हाँ भी क्या बताएं तुमको कि मान लो कि एक जमीन है, इसका म्यूएस का वैल्यू कितना दे लो? 0.8 दे लो। और म्यू के का वैल्यू मान लो दे ले 0.7। जनरली कम रहता है। आप ये बात याद करो कि म्यू के का वैल्यू क्या होता है? हमेशा म्यूएस से कम होता ही कम है, पक्का कम होता है कि नहीं? म्यू के का मान हमेशा म्यूएस से क्या होता है? कम होता है। तो मान लो एक जमीन का इक्वालिटी लिखल है कि म्यूएस का मान 0.8 है और म्यू का मान 0.7 है। आज पर क्या किलो का वस्तु रखल है? 10 किलो का। सही कि नहीं? हम इस पर कितना बल लगा रहे हैं? मान लो कि एफ। कितना बल लगा रहे हैं? एफ। ध्यान देना, एफ बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं? एफ बल लगा रहे हैं। अब म्यूएस का मान कितना? 0.8। और म्यू का मान कितना? 0.7। अब तो हम इस क्वेश्चन में तुमसे पूछें कि यदि एफ का मान लो कि है 50 न्यूटन, कै न्यूटन? फिर सवाल पूछें कि नहीं, एफ का मान है मान लो कै न्यूटन? 90 न्यूटन। कै न्यूटन? तो बताओ कि जब हम 50 न्यूटन बल लगाएंगे तब फ्रिक्शन कितना काम करेगा? और जब 80-90 न्यूटन बल लगाएंगे इस पर तब उस समय फ्रिक्शन कितना काम करेगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। समझने के लिए क्या है? ये वाला फॉर्मूला कि पहले ही तो निकालो कि वस्तु कितना बल में चलने को तैयार होगा। तो पहले हम निकालेंगे एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस एन। म्यू एस का मान 0.8, एन का मान आएगा 100। 10 किलो का 100 थी ना, तो कितना आ गई? 80। वही जम बल में दे रहे हैं, इसका मतलब 80 न्यूटन के पहले चलने वाला अलग रहे कितना? एक मतलब चलता है। अब जब ये नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला की है? अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब जिस समय 50 न्यूटन बल लग रहा होगा उस समय घर्षण का मान भी 50 न्यूटन होगा। सही कि नहीं? और हम कितना लगा दे लिए? अब तो 80 ज्यादा ना हो गए? एकदम वस्तु क्या होगा? और जब चलेगा तो कौन फॉर्मूला लगाना है? म्यू के एन। कौन लगाना है? इसका मतलब 90 बला में काम करता होगा एफ के। एफ के का मान होगा म्यू के। म्यू के माने 0.7, एन का मान 100 माने 17 न्यूटन काम करता होगा फ्रिक्शन, है कि नहीं? 80 न्यूटन फ्रिक्शन काम करता होगा उस समय जब हम कितना लगाते होंगे? 80। लेकिन जैसे हम 80 से लगाते होंगे 81, 82 कुछ भी, तुरंत आ जाता होगा कितना पर? 70 पर। सही कि नहीं? तो अब पीछे कितना लग रहा है? 70। अब आगे 90 ना, तो चलते कि नहीं? कई न्यूटन से 20। वही 20 न्यूटन वस्तु कहां लेके जाएगा? आगे 20 न्यूटन में फिर 10 से भागा दे देंगे तो 2 का एक्सीलरेशन आ जाएगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। बस में है कि नहीं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। अब क्लियर हुआ कि नहीं? एफएस मैक्सिमम से खाली क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं कि कितना न्यूटन बल चाहिए वस्तु को चलाने के लिए, और पकड़ में आ जाए कि चलेगा कि नहीं। नहीं चलेगा तो इधर आ जाइए, और चलेगा तो यहां चले जाइए। एफ के बराबर म्यू के। समझ आया कि नहीं? चलो देखो यहाँ
तो जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको हम लोग मतलब समझो कि वो समराइज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है। ऐसे थ्योरी पार्ट है पूरा पूरा। सम पॉइंट्स अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। जो कुछ पीछे पढ़े हैं उसी को बारी बारी से खाली लिखवा रहे हैं। जैसे कि पहला लिखा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है डिपेंड्स अपॉन, समानुपाती होता है किसका, म्यू का। म्यू का मतलब हुआ कि वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, तुम कह सकता है कि पहले तो लिखाते थे कि म्यू एस आएगा म्यू के। तो हर एक क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि म्यू एस और म्यू के दिल रहेगा। अगर दिल रहेगा हर एक क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के, तो गारंटी मानना कि म्यू एस का मान ज्यादा रहेगा, म्यू के का मान कम। आपको क्वेश्चन में कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देगा सीधे म्यू, तो समझ आना कि यही वाला म्यू एस है, यही वाला म्यू के है कि नहीं। मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन में म्यू का मान एक को दे लो, म्यू एस म्यू के दिल नहीं हो, तो समझिए कि वही म्यू एस है, वही म्यू के है। माने कि चलने वक्त मान लिया कि आप 80 न्यूटन बल लगाए थे, तो वस्तु चलने को तैयार था, तो उस समय घर्षण कितना काम करेगा, 80 है। आप किसी वस्तु पर 80 न्यूटन बल लगाएं, अब वस्तु चलने को, तो कितना घर्षण काम करेगा, 80 है। लेकिन आप 80 से 90 भी लगा देंगे तो भी तो कितना काम करेगा, 80 ही बोलना है। लेकिन सच्चाई है कि 80 से थोड़ा कम काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा तब ना कि म्यू का वैल्यू इतना है और म्यू एस का वैल्यू इतना है। जैसे पिछला क्वेश्चन में करवाए थे, तो म्यू एस का मान 0.8 और म्यू का मान 0.7, तो बोले लिया कि 80 के बाद जैसे 90 न्यूटन बल लगाएगा इन्हें हो जाएगा 70, क्योंकि इसमें दो मान लिखा था, म्यू एस का मान 0.8, म्यू का मान 0.7। लेकिन अगर मान लिया जाए खाली म्यू लिखा लो, खाली 0.8 है, एक मतलब है कि 80 न्यूटन पर अगर वस्तु चलने को तैयार है तो 80 तो लगभग करेगा पीछे। 80 के बाद कितना ज्यादा बल लगाए, पीछे कितना लगेगा, 80 ही लगेगा, 80 से कमेगा नहीं। इसी का नाम दिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और स्पेशल कोई नाम नहीं दिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसे कुछ लिखे, क्योंकि यही स्टैटिक है, यही काइनेटिक है। तो एफ समानुपाती किसका होता है, म्यू का। आप देखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला म्यू एस एन, काइनेटिक का फार्मूला म्यू के एन। तो म्यू के समानुपाती हुआ कि नहीं, तो एफ जो है समानुपाती होता है म्यू का, माने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हुआ घर्षण गुणांक। घर्षण ठेठ में अगर समझना चाहता है घर्षण गुणांक, अगर मतलब घर्षण कई गुना ज्यादा और कई गुना कम। कोई सतह में घर्षण गुणांक ज्यादा है, मैंने ज्यादा घर्षण काम कर रहा है, अगर मतलब पक्का कि फ्रिक्शन फोर्स का मान उसमें ज्यादा लगेगा। कोई सतह में घर्षण कम काम कर रहा है, कम रुखड़ापन है, अगर मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा। तो लिखें घर्षण गुणांक, या तो नहीं समझ आता तो समझना क्या थी, क्वालिटी ऑफ सरफेस या नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ, हाँ घर्षण गुणांक किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर। नेचर का मतलब कौन सी बोले कि रफ है कि स्मूथ है, रफर या स्मूथर, माने सरफेस ज्यादा रुखड़ा है कि चिकना है। तुलना करो, कोई ज्यादा रुखड़ा कोई कम रुखड़ा है, एक मतलब ज्यादा रुखड़ा में घर्षण ज्यादा कम लगेगा, कम रुखड़ा में घर्षण कम लगेगा, सही कि नहीं। अब कोई वस्तु है, एक बार रखो रुखड़ा सतह पर, एक बार रखो थोड़ा सा चिकना पर, आप दोनों को खींच के देखो कि कब चलने को तैयारी होता है, तो तुमको लगेगा कि रुखड़ा सतह पर थोड़ा सा ज्यादा बल में चलने को तैयार हुआ और चिकना सतह पर थोड़ा सा कम ही बल में चलने को तैयार हो गया। इसका मतलब रुखड़ा पर घर्षण बल ज्यादा लग रहा है और चिकना पर घर्षण बल कम लग रहा है, सही कि नहीं। दूसरा है कि एफ समानुपाती क्या है, एन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, सही कि नहीं। मान लिया जाए कोई सामान है और आप थोड़ा घींच करके दूसरा जगह लेकर के जाना है, और रखा ले सामान रुखड़ा सतह पर, तो घींचे में तो दिक्कत होवे करेगा। जैसे तुम घींचे में दिक्कत होगा, तुम समझ गया यहाँ घर्षण काम कर रहा है। अब ठीक है, उस सामान को तुम खींचा, दिक्कत सिक्कत जैसे भी हो खींचा, अब वही सामान पर दो आदमी आओ आके चढ़ जाए, तब बोले कि खींचो, तो दिक्कत होती कि नहीं। उस सामान पर जब दो आदमी और आके चढ़ जाएगा तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर दो आदमी और चढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन का मान बढ़ गया। इन्हें बोलना कि वस्तु का वजन बढ़ गया, वस्तु का वजन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन। जिसे हम एक सिंपल एग्जांपल बता रहे थे कि मान लिया जाए कि किताब का बंडल है, ढेर सारा किताब है, एकदम सरियावल है, एक किताब सबसे ऊपर में है और उसको आराम से हम लोग खींच सकते हैं और ढकेल सकते हैं कि नहीं ऊपर किताब को। लेकिन वही किताब बंडल के कहाँ आ जाए, बीच में कहीं या नीचे रख दो, तो खींचना और ढकेलना थोड़ा
मुश्किल होगा, क्योंकि सतह का क्वालिटी तो वही है। ऐसा नहीं बोले कि सतह हाल ऊपर रखल भाई तो चिकना सतह ले किताब के और नीचे खाली तो रुखड़ा हो गए। अगर ऊपर में रखला पर चिकना सतह है तो नीचे भी क्या है, थोड़ा चिकना ही होगा। जितना चिकना ऊपर बुझा रहा उतना ही चिकना नीचे रह रहा होगा। लेकिन किताब के बीच में रख देने से उस पर 10 किताब का और वजन पड़ गया तो जो किताब है उसका तो अपना वजन नहीं बढ़ा, बढ़ा कौन चीज, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन। जिसे हम इंटरनेशनल मोशन में पढ़ाते थे कि हम अगर अभी खड़ा है जमीन पर जी तो हमारा वजन अगर 50 किलो है तो 50 किलोग्राम का भार होगा 50 गुने जी 500 न्यूटन, तो नॉर्मल में कितना मिलेगा 500। लेकिन 10 किलो का बच्चा कंधा पर लेके खड़ा हो जाए तो नॉर्मल मिलेगा 600 न्यूटन, क्योंकि 10 किलोग्राम का बच्चा का वजन तो पृथ्वी पर जाएगा तो पृथ्वी हमको नीचे कितना रिएक्शन देगी 600 न्यूटन का। तो हमने बोले कि हमारे वजन हो गई 600, मैंने हमारा वजन हो गया 60 किलो, हमारे मतलब 5 किलो है ना, समझ है कि नहीं। लेकिन जैसे हम अपना पर एक बच्चा और रख ले कंधा पर, अब रिएक्शन कितना मिलेगा हमको 600 न्यूटन का। 50 किलोग्राम का हमारा 500 न्यूटन और 10 किलोग्राम के बच्चा का 100 न्यूटन, तो 50 500 और 100 कितना मिलेगा हमको 600 न्यूटन का पृथ्वी से कांटेक्ट फोर्स मिलेगा हमको, है कि नहीं। इसे ही नहीं बोलना है कि वजन पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट ये कि फ्रिक्शन पर किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है तीसरा कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, माने संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर, संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी वस्तु को मान लिया जाए कि इस प्रकार से रखिए और तब किसी रुखड़ा सतह पर वस्तु को खींचने का या चलाने का प्रयास कीजिए भाई, ऐसा सतह पर रख करके, माने सेम सतह का, और एक बार इसी वस्तु क्या रखिए, खड़ा रखिए, वस्तु है ये दोनों, लेकिन एक बार रखा हुआ हॉरिजेंटल, एक बार रखा हुआ है वर्टिकल, समझ आया कि नहीं। तो इस सतह पर चाहे इस सतह पर, दोनों सतह की जैसा है और दोनों वस्तु भी वही है, लेकिन एक बार वस्तु को पार करके हॉरिजेंटली रख करके खींच रहे हैं, एक बार वर्टिकली। तो तुम देखा कि यहाँ पर ज्यादा एरिया ने कांटेक्ट में आ गया है, जमीन के संपर्क में ज्यादा एरिया है कि नहीं, यहाँ जमीन के संपर्क में कम एरिया है। लेकिन फिर भी जब वस्तु को हम इधर चलाने का प्रयास करेंगे, बल लगाकर वस्तु को चलाने का प्रयास करेंगे, तो ये दोनों जगह घर्षण का मान क्या काम करेगा, सेम, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों घर्षण का मान क्या आएगा, सेम आएगा। घर्षण बल का मान ये जो है कांटेक्ट सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगर इस वस्तु को आपको चलाने के लिए तैयार करने में 50 न्यूटन बल लगा है तो इसको भी चलाने के लिए तैयार करने में 50 न्यूटन बल लगेगा, बशर्ते कि वस्तु वही हो और सतह भी वही हो, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि रख दिया रुखड़ा पर ही रख दिया, चिकना पर ही रख दिया, रुखड़ा पर ही रख दिया, चिकना पर, तो फिर आंसर अलग लगी थी ना। नहीं, एक ही तरह का सतह होना चाहिए और एक ही तरह का वस्तु, बस खाली एक बार रखना है ऐसा कि ज्यादा एरिया नीचे जमीन में सटे, एक बार ऐसा कि कम एरिया जमीन में सटे, लेकिन दोनों बार में घर्षण का मान क्या लगेगा, समान ही लगेगा, सही कि नहीं। अगर ये 50 न्यूटन में ही चलने को तैयार है तो इसको भी चलने के तैयार करने में 85 न्यूटन का बल लगेगा, समझ आया कि नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि एरिया पर डिपेंड नहीं करता। एक चौथा पॉइंट और देखो इसमें, लास्ट है इसका, जैसे कि मान लिया जाए कि ये बोर्ड ही दीवार है, बोर्ड क्या है, दीवार, बोर्ड को क्या मान लो, दीवार। आई है बोर्ड पर, माने दीवार पर हम मान लो कि एक वस्तु रख दी। अब ऐसे बोर्ड पर एक वस्तु रखेंगे तो ये तो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। मान लो कि दीवार पर हम एक वस्तु को रखेंगे तो टिकेगा ये, कहाँ गया इसका छोटा वाला, जैसे कि मान लिया वस्तु है, इसको हम दीवार पर ऐसे रख भी तो टिक जीते, ये तो गिर जीती ना, सही कि नहीं। लेकिन हम इस वस्तु को ऐसे दीवार पर लगा दिए और इधर से क्या दे दिए, फोर्स, टर्न टिकता है, बुझा रहा है कि नहीं। हम इस वस्तु को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे, फोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये टिक जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि इसके पीछे मान लिया अभी बोर्ड है तो टिक गए,
इसके पीछे हम मान लें कि 4-5 को पेन रख दें, 4-5 को पेन रख दें, 2 को 3 को पेन रख दें इसके पीछे में, तो और चिकना हो जाएगा पीछे ही। जैसे मान लें इसके पीछे में ऐसे पेन लगा करके ऐसे रखें आप, है कि नहीं? अब थोड़ा टिकाना थोड़ा और मुश्किल होगा कि नहीं? अब तुरंत ही हिलेगा तो क्या होगा? तुरंत एकदम, हाँ एकदम बल लगाएंगे नहीं तो स्थिर नहीं रहेगा, हिलते रहेगा ये, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि पीछे घर्षण का मान क्या हो गया है? कम गया है ना। पीछे फिसल का मान क्या हो गया है? कम गया है। अब उतना बैलेंस नहीं ले रहा है, समझ रहा है कि नहीं? अब लेकिन ये वस्तु के बारे में तुम सोचो, जरा सा हल्का सा कम करेंगे तो क्या हो जाता है? नीचे चला आएगा, है कि नहीं? हमारे दबाने से घर्षण पीछे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। हमारे दबाने से पीछे क्या होता है? घर्षण और मजबूत होता होगा। अब बताओ कि अगर हम इसको ऐसी रखते ऐसा बोर्ड पर तो उतना कैसे दबाए पड़ते हल? अभी हम दबा रहे हैं, मान लीजिए जितना बल से, अभी जितना बल से दबा रहे हैं, क्या इसको यहाँ पर हमको उतना ही बल से दबाना पड़ेगा? अभी नहीं, अभी कभी बल में काम चल जाएगा क्योंकि अच्छा खासा घर्षण है पीछे है इसकी तुलना में। नहीं, पेन की तुलना में भी घर्षण पीछे अच्छा खासा है ना, इसलिए कम ही बल में काम चल जा रहा है। ध्यान से देखना, ये बात समझना पहले बात ही। समझो यहाँ, तो मान लिया जाए कि ये वस्तु को एक बार ऐसे रख के हम दबाएं, समझना यहाँ घर्षण क्या है? अभी ज्यादा, हाँ पेन की तुलना में, भी घर्षण ज्यादा न है। इसके पीछे पेन रख देंगे 4 को गोल गोल तो घर्षण कम जाएगा। अच्छा बताओ, अब घर्षण तो कम गया, घर्षण क्या हो गया? कम गया। तो क्या ऐसा चीज है जो बढ़ा करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? एन। देखो फॉर्मूला होता है बराबर म्यू एन। एफ बराबर, अगर म्यू का मान कम है तो फिर एन का मान ज्यादा कीजिए तब वो टिकेगा। तो जैसे इसके पीछे में पेन डाले, म्यू का मान क्या हो गया? कम गया, तो हमको बल लगाना पड़ा ज्यादा। ज्यादा बल लगाने का मतलब एन ज्यादा, एन ज्यादा। हम मान लिया जाए कि इस पर हम ऐसे अंदर की ओर, टटपुट का मतलब अंदर की ओर कितना बल लगा रहे हैं? एफ। तो एफ अभी क्या पैदा कर रहा है? एन। यही एन है एफ। ऐसे थोड़े न रखा है जमीन यहाँ पर एन बराबर एम जी होता है, जमीन पर ऐसे रखा तो क्या होगा? एन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी। ऐसे रखा है ना, एम जी जो है कहीं लग रहा है जमीन पर? नहीं, अगर एम जी रहता जमीन पर तो एन बराबर क्या होता? एम जी। अब तो बल इधर से नहीं दिया है, तो हम इधर से लेंगे बल एफ, तो उधर से भी आएगा रिएक्शन एफ। एन कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे में एन बराबर कौन होगा? एम जी। ऐसे में एन बराबर कौन होगा? एफ। सही कि नहीं? अच्छा, और मान लो कि वस्तु मोटा मोटी हम ऐसा मान लेते हैं कि 4 किलो का है। क्या किलो का है? अब 4 किलोग्राम की वस्तु का भार कितना होगा? 40 न्यूटन। ऐसे मोटा मोटी समझो, कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। तो हम वस्तु पर ऐसे बल लगा दिए है कि नहीं? यही वाला वस्तु है मान लो, तो यही वाला वस्तु है, हम इस पर क्या लगा दिए? बल। यही वाला वस्तु है, इस पर क्या लगा दिए? बल। तो ये वस्तु तो रुकल तो जरूर है, लेकिन कहाँ चलना चाह रहा है? हाँ, जैसे हमारे हाथ के द्वारा लगने वाला बल का मान हल्का सा भी करेगा तुरंत ही नीचे चलना चाहेगा कि नहीं? रिलेटिव मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमारे बल यहाँ लगाने से रिलेटिव मोशन में नहीं आ रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी में है कि नहीं? ये कहाँ चलना चाह रहा होगा? नीचे। इसको कौन चलाना चाहता होगा? 4 न्यूटन का बल इसे कहाँ चलाना चाह रहा है? नीचे चलाना चाह रहा है, लेकिन चल, इसका मतलब यहाँ घर्षण बल कहाँ लगता होगा? पीछे, और 40 के बराबर लगता होगा। 40 के। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि घर्षण बल कितना लगता होगा, हम बस ये बताने जा रहे हैं कि घर्षण बल किधर लगता है, इसके बारे में बता रहे हैं। कितना लोग पढ़ाने होगा ना? तो मान लिया जाए कि इस पर हम, ये जो वस्तु पर बल कहाँ लग रहा है? 40। इसका मतलब इस वस्तु के पीछे, इस वस्तु के पीछे जो दीवार है वो एक घर्षण बल देता होगा। इस ब्लॉक पर कौन घर्षण बल दे रहा है? दीवार। वाल, डब्ल्यू मतलब वाल। तो दीवार जो है इस वस्तु की सतह को कहां घर्षण देता होगा? ऊपर की ओर, ऐसे रगड़ता होगा, है कि नहीं? इस दीवार पर आना चाहता होगा नीचे, यहाँ घर्षण पड़ता होगा ऊपर की ओर। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि घर्षण बल हमेशा टेंजेंशियली काम करता है, स्पर्श रेखीय रूप से। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम पीछे पढ़ चुके, कोई बड़ा बात नहीं, हम तो बोले थे कि सब बात पढ़ा हुआ वही समझा रहे हैं। खाली वो नया बात क्या समझाता हूँ? एरिया वाला। भाई कोई नया बात नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पहले की बात, खाली सरिया के लिखा रहे हैं। बात तुम पढ़े चुका है कि घर्षण बल हमेशा कहाँ काम करता है? सतह पर।
हम इस वस्तु को चला रहे थे आगे तो घर्षण नहीं काम कर रहे कि वस्तु के बीच में नहीं, जहां रगड़ाता है सरफेस वहां काम करता है। तो ये हम लोग बात बताते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज हमेशा एक्ट करता है, लगता है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मतलब होता है स्पर्श रेखीय, स्पर्श, हाँ स्पर्श करते हुए लगेगा। जैसे कि दीवार अभी इस वस्तु को घर्षण कहाँ दे रहा होगा, इसके सतह को टच करते ऊपर की ओर ना। हाँ तो ये बात तो पता चला कि स्पर्श रेखीय है। और किधर काम करता है, बोले जिधर बॉडी चलना चाहता उसके अपोजिट, नीचे नहीं बोलना है। शुरू लिख ली ना कि घर्षण बल उधर लगता है जिधर वस्तु का रिलेटिव मोशन होना चाहता है या वस्तु रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी में होता है उसके जस्ट अपोजिट। तो ये बात लिखे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली, काम करता है टेंजेंशियली, किस डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और कैसे काम करता है, टेंजेंशियली, स्पर्श करते हुए काम करता है। अभी बॉडी कहां जाने को तैयार है, तो घर्षण बल कहां लगेगा, ऊपर, और भी सरफेस को टच करते हुए, सरफेस को। इसमें कोई ज्यादा मजेदार वाली बात नहीं। इसका दूसरा एग्जांपल है जो ज्यादा समझदारी वाला बात है। अब इसी वस्तु को, एकदम सेम वस्तु को हम कितना बल यहां लगाए थे, एफ हमारा क्या काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है कि नहीं। और कई किलो का वस्तु था, 4 किलो का ना, इसका गुरुत्वाकर्षण हमारा कितना हुआ, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ध्यान समझना ये बात, यही सवाल, यही वस्तु भी है। चाहो तो थोड़ा वस्तु की तरह दिखा सकते हैं, हो गई ना, वही वस्तु है, यही वस्तु एग्जाम्पल दे रही थी इसी का। तो ये वस्तु है, इस पर अभी ऐसे रखल है, हम इस पर बल लगा रहे हैं कितना, एफ किससे काम कर रहा है, एन का, किससे काम कर रहा है, एन का। और अभी इस पर कुल बल कहां लग रहा है, नीचे, कितना लग रहा है, 40। खैर कितना लग, उससे मतलब नहीं, किधर लग रहा है, नीचे। तो ये वस्तु कहां जाना चाहता होगा, तो घर्षण कहां लगा, ठीक। अभी भी कितना लग रहा है इस पर, 40। लेकिन अब सोचो, अब अगर हम इस पर इधर से कोई आदमी धक्का दे, कई न्यूटन से, 30 न्यूटन से, ये वाला वस्तु इसे रखा हुआ है, इस पर हम बल ऐसे लगाए हुए हैं, इस पर लग रहा है नीचे कितना, 40, हम इधर से धक्का दें कितना से, 30 से। तो इस वस्तु पर अब कुल कितना बल लग रहा है, 2 बल ना, एक तो 40 चलाना चाह रहा है नीचे और 30 चलाना चाह रहा है उधर आगे, नहीं। तो इस वस्तु पर जो नेट फोर्स लगता होगा, रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। तो हम ही बता रहे हैं कि इस वस्तु पर जो बल लगेगा, इधर लगेगा 40, इधर लगेगा 30, तो आंसर बोलो ना कि लगेगा 50। कितना लगेगा, 50 न्यूटन का बल मेन रूप से लगेगा। और वस्तु चले या चलने के टेंडेंसी में हो, लेकिन डायरेक्शन यही होगा, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन यही होगा। या चाहे रिलेटिव मोशन हो, चाहे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, वो तो डिपेंड करेगा कि पीछे घर्षण कितना है। अगर पीछे घर्षण बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि इधर चलना चाहता होगा, चल नहीं रहा होगा। पीछे घर्षण अगर कम रहेगा तो इधर चलेगा। तो जिधर भी रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है चलने का, हर हमेशा घर्षण कहाँ काम करता है, उसके अपोजिट। हमको बस यही बताना था कि इस फिगर में घर्षण इधर काम करता हो, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू वॉल। सुना कि नहीं, जब इस वस्तु पर हम बल इधर से लगाते होंगे और इधर दबाए हुए हैं और नीचे 40 न्यूटन लग रहा है 30 ना, तो जब इसे धकेलेंगे तो धीरे धीरे कहां जाएगा, ये इधर भागेगा। इसका मतलब इसका जो मेन मोशन का डायरेक्शन कहां है, इधर। इसका मतलब घर्षण कहां काम करता होगा, इसके पीछे इस तरफ, सही कि नहीं, टच कहीं काम करता होगा। लेकिन रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन है, चाहे जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट काम करता होगा। तो वस्तु पर जो नेट फोर्स जिधर लग रहा है ना, उसके जस्ट उल्टा काम करता है कौन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। यही 4 पॉइंट था फ्रिक्शन के बारे में। तो मुख्य रूप से इसमें ये सब बात पढ़ाई हो गया, ये सब बात हो गया। यहाँ समझने वाला बात है एगो एरिया वाला और एगो ये वाला। इसको ज्यादा पता चल जाता है कि किधर फ्रिक्शन फोर्स काम करना चाहिए। समझ आया कि नहीं।